रात के ठीक 12 बज चुके हैं। पूरा कॉलेज घने अंधेरे और एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ है। और इस सन्नाटे के बिल्कुल बीचों बीच है वो जगह जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांपती है। 3rd फ्लोर वाली वो बंद लाइब्रेरी। आज हम जिस केस फाइल को डिकोड करने वाले हैं ना, वो महज कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो सालों तक एक बंद दरवाजे के पीछे दबा रहा। जब सालों बाद इस लाइब्रेरी का दरवाजा खुला तो अंदर से जो सड़ी हुई किताबों और सीलन की गंध बाहर आई, वो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। पीढ़ियों से कॉलेज के सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को बस एक ही वार्निंग देते आ रहे थे, कुछ भी हो जाए 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी की तरफ मत जाना। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे ज्यादा खौफ होता है वहीं कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो उस खौफ से टकराना चाहता है। यहां वो इंसान था अभय। अभय की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त जिद थी। ये जानने की जिद कि आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे का असली सच है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस लाइब्रेरी में ऐसा क्या छिपा था। अब देखिए, जब एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस जगह कदम रखा तो माहौल कैसा था। टीम के लीडर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता का एक वाक्य इस पूरे रहस्य की गंभीरता को समझा देता है। उन्होंने कहा था, जहां सांस लेना भारी लगे, समझ लेना वहां कुछ दबा हुआ है। जरा सोचिए इस बात को। आप एक ऐसे बंद कमरे में जा रहे हैं जहां जाते ही आपके सीने पर एक अजीब सा दबाव महसूस हो, जैसे हवा में ऑक्सीजन ही कम हो गई हो। डॉक्टर मेहता का ये कोई साधारण मुहावरा नहीं था। ये उस जगह की दमघोटू और भयानक ऊर्जा का एक सीधा सीधा सबूत था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे डरावने माहौल में जा रही थी जहां कुछ बहुत ही गहरा और अनसुलझा दफन था। अगर हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये खौफ 1-2 दिन का नहीं है। इसकी जड़ें पूरे 20 साल पुरानी हैं। 20 साल पहले हुई एक ऐसी घटना जिसे कॉलेज प्रशासन ने बहुत ही चालाकी से दबा दिया था। लेकिन कहानियां कहाँ दबती हैं, है ना। फिर आता है 12 साल पहले का वो वाकया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन नाइट शिफ्ट पर था और अगली सुबह वो उसी 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी में बेहोश मिला। उसकी आंखें फटी की फटी थीं, शरीर सुन्न था और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। जब शेखर को होश आया तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी चीज उसे लगातार घूर रही है। इसी घटना के बाद से प्रिंसिपल ने वो जगह सील करवा दी थी और इसी 20 साल पुराने लंबे खौफ के साये में आज अभय की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ये टाइमलाइन हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे एक जगह का डर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बड़ी आसानी से सफर करता है। अब आप शायद ये सोचें कि जब पूरा का पूरा कैंपस इतना डरा हुआ था तो अभय में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। दरअसल अभय की इस निडरता के पीछे एक बहुत ही जमीनी और तार्किक सोच थी। उसके दादाजी, जो कि गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे, उन्होंने अभय को एक बहुत अहम बात सिखाई थी। डरने से पहले समझना जरूरी है। मतलब हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर के पीछे कोई न कोई लॉजिकल कारण जरूर होता है। बस यही वो फिलॉसफी थी जिसने अभय और उसकी टीम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ये हमें भी सिखाता है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर घबराने के बजाय हमें सच की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि बिना समझे डरना सिर्फ और सिर्फ हमारे अज्ञान को बढ़ाता है। इस केस फाइल की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका। यहाँ महज कोई मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रही थी और ना ही कोई टिपिकल पुरानी पूजा पाठ। यहाँ दोनों का एक गजब का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ तो टीम के पास एकदम लेटेस्ट गैजेट्स थे, ईएमएफ मीटर्स, थर्मल सेंसर्स और डिजिटल रिकॉर्डर्स, ताकि वो हर आवाज और ऊर्जा के बदलाव को रिकॉर्ड कर सके। और दूसरी तरफ उन्होंने प्राचीन सुरक्षा के तरीके भी अपनाए थे, जैसे नमक की रेखाएं खींचना, मोमबत्तियां जलाना और संस्कृत के मंत्रों का उपयोग करना। ये अप्रोच वाकई कमाल की है, क्योंकि ये किसी एक तरीके को सही या गलत नहीं बोलती, बल्कि ये दिखाती है कि इस रहस्य को डिकोड करने के लिए आधुनिक विज्ञान और हमारी पुरानी विद्या दोनों कैसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। ये डेटा और ट्रेडिशन का एक बहुत ही रेयर और परफेक्ट बैलेंस था। और फिर शुरू हुआ वो 3 रातों का खौफनाक स्टेकआउट। चलिए देखते हैं कि हर रात क्या हुआ। पहली रात, जैसे ही गैजेट्स ऑन हुए, ईएमएफ मीटर की सुई अचानक से स्पाइक कर गई। बिना किसी पावर सोर्स के मीटर पागलों की तरह बीप करने लगे। कमरे की ट्यूबलाइट फ्लिकर करके बुझ गई, यहाँ तक कि उनकी फ्लैशलाइट्स ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर आई दूसरी रात और चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो गई।
भारी भारी किताबें अपने आप शेल्फ से नीचे गिरने लगी, और सबसे डरावनी चीज़, उनके डिजिटल रिकॉर्डर में कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें कैप्चर हुईं जो टीम के किसी भी मेंबर की आवाज़ नहीं थी। लेकिन तीसरी रात तो हद ही हो गई। कुर्सियां और टेबल जमीन पर बुरी तरह फेंके गए थे, और एक बर्फीली तेज हवा के बवंडर ने टीम को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर ही दिया। ये तीनों रातें साफ दिखाती हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वो अनदेखी ताकत और भी ज्यादा हिंसक होती जा रही थी। और इसी दूसरी रात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे विज्ञान भी आसानी से नहीं समझा सकता। यहाँ जो 0% का नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हुआ ये कि जब उनकी फ्लैशलाइट्स फेल हो गई तो टीम ने रोशनी के लिए अपने मोबाइल फोन्स निकाले। फोन्स में करीब 20% बैटरी बची थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर बिना फोन इस्तेमाल किए वो बैटरी 20 से सीधा 0% पर आ गई। सारे के सारे फोन्स एक साथ डेड हो गए। पैरानॉर्मल साइंस की दुनिया में इसे अचानक ऊर्जा का खिंचाव या एनर्जी ड्रेन कहते हैं। ये इस बात का एकदम पुख्ता और रिकॉर्डेड सबूत था कि उस बंद कमरे में जो भी मौजूद था वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आसपास की हर चीज, हर डिवाइस से ऊर्जा सोख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी शुरू होनी थी। तीसरी रात के उस हिंसक वाक़ये के बाद वो जो भी ऊर्जा या आत्मा थी, वो अब सिर्फ उस लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रही। उसने वो बंद दरवाज़ा पार कर लिया था, और इसके बाद पूरे कैंपस में जो दहशत फैली वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रात के सन्नाटे में कैंपस के अलग अलग कोनों से किसी के रोने की अजीब और दर्दनाक आवाज़ें आने लगी। हॉस्टल की खिड़कियों में रहस्यमयी परछाइयां दिखने लगीं, जबकि कमरे अंदर से खाली होते थे। वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे से किसी के भारी कदमों के चलने की आवाजें आ रही थी। पूरा का पूरा कॉलेज खौफ में जी रहा था। हालत इतनी बेकाबू हो गई कि आखिर में घबराए हुए कॉलेज प्रशासन को इसमें दखल देना ही पड़ा। अब ये साफ हो चुका था कि उस सोती हुई ताकत को जगाने का अंजाम बहुत भारी पड़ने वाला है। जब सारे साइंटिफिक गैजेट्स और डेटा के बावजूद हालात हाथ से निकलने लगे, तो ये समझना बेहद जरूरी हो गया था कि आखिर इस ऊर्जा का मोटिव क्या है, ये चाहती क्या है। और यही एंट्री होती है सत्यदेव बाबा की। बाबा ने जैसे ही उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर कदम रखा, उन्होंने जो कहा वो वाकई डराने वाला था। आत्मा डरी हुई नहीं है, वो नाराज है, आग बबूला है। और ये इस केस फाइल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब हमारी जांच कमरे में क्या हो रहा है से आगे बढ़कर इस बात पर आ गई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी हिंसा, ये भारी ऊर्जा, ये कोई आम डरावना साया नहीं था। ये एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने और अनसुलझे गुस्से का नतीजा था। और यही गुस्सा हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये शक्ति, ये ऊर्जा पूरे 20 सालों तक इस लाइब्रेरी की दीवारों के बीच कैद क्यों थी? इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए फाइनली एक पारंपरिक तांत्रिक अनुष्ठान यानी सीन्स का आयोजन किया गया। ये इस पूरी जांच का पीक मोमेंट था। अनुष्ठान जैसे ही शुरू हुआ, कमरे का तापमान अचानक से तेजी से गिरने लगा। हवा भारी हो गई और ईएमएफ मीटर पागलों की तरह लाल बत्ती के साथ बीप करने लगे। और तभी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ने उस कैद ऊर्जा की आवाज को अंततः रिकॉर्ड कर ही लिया। और यकीन मानिए, उस रिकॉर्डिंग से जो सच बाहर आया ना, वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक और एकदम असली था। उस टूटी फूटी ऑडियो रिकॉर्डिंग से जो सच्चाई सामने आई वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। पता है क्या? 20 साल पहले जो हुआ था वो कोई सुसाइड नहीं था, वो एक बेरहम मर्डर था, जिसे खुद उस संस्था ने अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। उस आवाज ने बताया कि वो उसी लाइब्रेरियन की आत्मा थी जिसने 20 साल पहले कॉलेज के एक बहुत ही पावरफुल और रसूखदार प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत की थी। लेकिन उसे इंसाफ मिलने की बजाय हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और उसकी हत्या को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। ना उसे कभी न्याय मिला और ना ही उसका ठीक से अंतिम संस्कार किया गया। और बस यही वो भयानक और घिनौना अन्याय था जिसने उसे 2 दशकों तक उस कमरे में भटकने पर मजबूर कर दिया था। ये सच हमें दिखाता है कि असली खौफ आत्माओं में नहीं, बल्कि अक्सर इंसानी लालच और हमारे सिस्टम के पतन में छिपा होता है। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे, 2:30 AM। ये कोई रैंडम टाइम नहीं है, ये वो सटीक पल था जब उस वीरान और बर्बाद लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच उस आत्मा की अंतिम मुक्ति की विधि यानी हवन शुरू किया गया। उस लाइब्रेरियन का नाम पुकारा गया, उसके लिए जल और वस्त्र रखे गए और वो आखिरी और सही अंतिम संस्कार पूरा किया गया, जिसका इंतजार वो पूरे 20 सालों से कर रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा हुआ,
चमत्कार हो गया। जांच के वो सारे उपकरण जो पिछले कई घंटों से पागलों की तरह बीप कर रहे थे, वो एकदम से शांत हो गए। ईएमएफ मीटर की सुई वापस 0 पर आ गई। डिजिटल रिकॉर्डर में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, एकदम सन्नाटा। आखिरकार इंसाफ की तलाश में भटक रही उस बेचैन ऊर्जा को मुक्ति मिल ही गई और उस कैंपस में बरसों बाद असली शांति लौट आई। तो अब इस पूरी केस फाइल के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। सोचने वाली बात है ना, कि क्या हमारे जो सबसे बड़े और गहरे अलौकिक डर होते हैं, क्या वो कभी-कभी बस अनसुलझे और इंसानी अन्यायों पर पड़ा एक पर्दा भर होते हैं? ये सवाल अभय की उस शुरुआती सोच से बिल्कुल मेल खाता है कि डरने से पहले समझना जरूरी है। जब हम भूत प्रेत के उस डर से आगे बढ़कर सच्चाई को डिकोड करते हैं, तो अक्सर पता चलता है कि असली भूत वो नहीं है जो दीवारों के पीछे कैद हैं, बल्कि असली भूत तो वो अन्याय और वो गुनाह हैं जिन्हें समाज ने अपने फायदे के लिए जमीन में गाड़ दिया है। ये केस फाइल इसी सोच के साथ खत्म होती है कि हमें असली डर किससे होना चाहिए, उन अदृश्य आत्माओं से या फिर उन खौफनाक सच्चाइयों से जिन्हें इंसानियत ही दफना देना चाहती है। ये एक ऐसा सच है जो किसी भी हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा असली और कहीं ज्यादा डरावना है ना? खैर, इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।